Good afternoon. Very good afternoon. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. जय हनुमान जी महाराज. जय गणेश जी महाराज. जय महादेव. जय महाकाल. आ जाओ. बस आ जाओ फटाफट. करते हैं शुरू. अच्छा, बारिश हो रही है. बढ़िया, तो अच्छी बात है. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. अगर बारिश है तो अच्छी बात है. चलो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं. आगे सभी. आ जाओ. आ जाओ, सवालों पे आते हैं. अब तक हमने जो भी, कल तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़े थे. त्रिभुज चतुर्भुज से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्रफल, लंबाई, और लास्ट में 3D मेंसुरेशन पढ़ा, तो उसमें हमने आयतन तक के फॉर्मूले पढ़े. अब जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, थोड़े से सवाल कर लेते हैं, क्योंकि खाली सूखे फॉर्मूले है ना, बेकार होते हैं. तो थोड़ा सा सवालों के साथ उसको जोड़ लें तो थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए कि कैसे फॉर्मूलों को कहाँ यूज करना है, कहाँ किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है. तो आ जाओ, शुरू करते हैं सवालों के साथ. वह बेसिक फॉर्मूले और बेसिक सवाल है. सवाल ज्यादा टफ नहीं है, शुरुआत के सवाल वैसे ही हैं. सीधे सीधे फॉर्मूलों पे, सीधे फॉर्मूले पे डायरेक्ट. कोई ज्यादा उठापटक इसमें नहीं है. पहला क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है. इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए. बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा. बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा. अच्छा, आपके यहाँ 4 दिन से बरसात हो रही है. बढ़िया है, अच्छी चीज है. हम बारिश को तरस रहे हैं, आप लोग के बारिश हो रही है तो बहुत बढ़िया. हमारे यहाँ भी कल बारिश आई थी, ठीक ठाक आई थी बारिश. अच्छा, वर्ग 2 अगस्त में ही होगी. यूट्यूब पे कह रहे हैं. यूट्यूब पे तहलका मचा हुआ है. अच्छा, नया कैलेंडर जारी हुआ है. कल कैलेंडर अपडेट किया है. अच्छा, नया कैलेंडर जारी हुआ है.
बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 3, 4, 5 अगर भुजाएं हैं, 3, 4, 5 अगर भुजाएं हैं, तो ये समझाता है कि इन तीन भुजाओं में 3, 4, 5 होने का मतलब है कि 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये भुजाएं इस प्रकार से, अगर हम 3 का और 4 का स्क्वायर करें तो 5 के स्क्वायर के बराबर आता है। और अगर ये रूल काम करता है, अगर ये रूल काम करता है तो इसका मतलब है कि ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। अगर तीन भुजाएं इस प्रकार से हो कि दो भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो फिर वो समकोण त्रिभुज बनाती है। यानी ये जो 3 नंबर है, 3, 4, 5, इनसे जो भुजाएं बनी होंगी उन्होंने समकोण त्रिभुज बनाया होगा। समकोण त्रिभुज बनाया होगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण रही होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण रही होगी। तो ये जो 5 है ये कर्ण है। इसका मतलब 3 और 4 जो है वो आधार और लंब है। एक आधार है और एक लंब है, एक आधार है इनमें से और एक लंब है। तो लंब बराबर हो गया हमारा 3 या 4, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से एक लंब है, लंब यानी ऊंचाई होगी, एक आधार हो गया, चेंज कर सकते हो। 4 को लंब बोल दो, 3 को आधार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एक लंब है, एक इनमें से आधार है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 का कोण बना है। और 90 का कोण जब बनता है तो लंब और आधार के बीच में बनता है, मतलब ऊंचाई और आधार के बीच में बनता है। तो इसमें से एक ऊंचाई और एक आधार है। चाहे 3 को आधार बोल दो, 4 को ऊंचाई बोल दो, या 4 को ऊंचाई बोल दो, इसको आधार बोल दो, दोनों एक ही बात है। अब क्षेत्रफल हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपके पास ऊंचाई और आधार हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र काम कर जाएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 4 हो गया, ऊंचाई 3 होगी, ये आ गया 6। ठीक है, ये 6 आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी हम, क्यों हम इस बात में नहीं जाएं कि ये कौन सा त्रिभुज है कौन सा नहीं है। तो तीनों भुजाएं अगर दी गई हो तो आपके पास हीरो का सूत्र भी है, आप हीरो का सूत्र भी लगा सकते हैं। तो अगर उससे चलें, हाँ ये ठीक है, ये छोटा है, इससे जल्दी आंसर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हीरो के सूत्र से भी जा सकते हो। ये भुजाएं हो गई आपकी, एक ए भुजा हो गई जो कि 3 होगी, एक भुजा 4 होगी, बी 4 होगी, सी जो है वो 5 होगी। तो ये आपकी तीनों भुजाएं आ गई। तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, जब तीनों भुजाएं हैं तो आप हीरोन के सूत्र से जा सकते हैं। तो एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तीनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, यानी अर्ध परिमाप आ जाएगा। 3, 4, 5, ये आ गया आपके पास 6। तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी जो हमने हीरोन वाला सूत्र लगाया, ये सूत्र अगर ये समकोण त्रिभुज ना भी होते, अगर ये समकोण त्रिभुज ना भी होते तो भी ये सत्य होता है ना। क्योंकि हीरोन का सूत्र उस केस में लगता है जब आपको तीनों भुजाएं पता हो। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। और इस सूत्र में कई बात का फर्क नहीं पड़ता कि त्रिभुज आपका कौन सा है, कोई सा भी त्रिभुज हो ये काम करेगा। 6, 3, 2 गुना 1, ये हो गया 36, 36 का 6। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही एक ही तरीके। तो अगर आप चाहें तो आप इससे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, एक त्रिभुज है उसकी जो तीन भुजाएं हैं उनका अनुपात है 2, 2, 3। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। परिमाप दिया हुआ है, सॉरी परिमाप और दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप 42 है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है।
हाँ, तो देखो अगर इच्छा है तो अगस्त में होती है तो बढ़िया चीज है, अगर वो इच्छा से करेंगे और सही तरीके से करें, बस मेन चीज वो भी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। कहीं ये ना हो कि वो पहले ही पेपर बाहर आ गया और पहले कुछ और हो गया, जैसे नीट वालों के साथ हुआ है वैसा कुछ ना हो। सब कुछ तरीके से भी हो, जल्दी भी हो और तरीके से भी हो, दोनों चीजें जरूरी है। खाली जल्दी भी नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं चाहिए कि इतनी जल्दी हो जाए कि बस पता चले कि सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, सब कुछ ही कुछ का कुछ ही हो रहा है, वो भी ना हो। ठीक है ना, कुछ का कुछ हो जाए वो भी सही नहीं है। हाँ, टाइम तो कहाँ कम है, टाइम तो बहुत सारा दिया है, पिछले 1 डेढ़ साल से वैकेंसी चल रही है। अब इससे ज्यादा क्या टाइम कम, इससे ज्यादा क्या टाइम देते बेचारे इतना सारा टाइम दिया और अभी भी अगस्त के करते हुए सितंबर होने में क्या देर लगती है। हम तो कहें हो जाओ, अब तो करा दो परीक्षाएं बस। जो लोग बेचारे पढ़ते आ रहे हैं, जो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अब पढ़ना शुरू किया उनके बारे में सोचोगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, जो पढ़ते ही आ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 5 मिनट पहले पेपर तैयार करेंगे। सितंबर लास्ट वीक तक होगी, ठीक है। बढ़िया, जब भी करें बस अच्छे से करवा दे, ईमानदारी से करवा दे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भुजाएं होगी 2x, पहली भुजा होगी 2x, दूसरी भुजा होगी 2x और तीसरी भुजा होगी 3x, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात को बाहर निकाला और ये हो गया 2x 2x और 3x, 2x 2x 3x, 2x अब दिया गया परिमाप 42, मतलब इन तीनों का जोड़ 42 है। 2x प्लस 3x बराबर, क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों भुजाओं की लंबाई, परिमाप यानी तीनों की लंबाई, तीनों की लंबाई 42 है, तो ये हो गया 7x, 7x बराबर 42 और x बराबर हो गया 42/7 यानी 6। x का मान 6 हो गया। अब भुजाएं आ गई 12, 12 और 18, तो सबसे बड़ी भुजा होगी 18 और सबसे बड़ी पूछी है तो वो 18 होगी, है ना। 12, 12 और 18। ठीक है, आ जाओ। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है BAC, एक त्रिभुज का नाम है PQR। कहा गया दोनों समरूप है, दोनों सिमिलर है। त्रिभुज BAC सिमिलर है, समरूप है, समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। ये दो त्रिभुज सिमिलर है। इनका क्षेत्रफल, BAC का क्षेत्रफल 25 है, PQR का क्षेत्रफल 36 है। BA भुजा 4 सेंटीमीटर है, PQ भुजा बताइए। ये क्वेश्चन है, देखो क्या कर सकते हो उसमें। हाँ, आप लोग तो तैयार हैं, काफी दिन हो गए और पढ़ते पढ़ते या कई लोग तो थक चुके हैं। परीक्षा करवा दो, जो भी रिजल्ट हो, फिर ये तो फ्री तो हो, कम से कम कुछ और तैयारी तो करें, कुछ और चीजों में तो लगे। दिमाग में वो एक ही भर्ती पकड़ के बैठे हैं, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो, अब कई जने जैसे जैसा स्कूल ज्वाइन कर लें, अब परीक्षा हो जाए तो वो भी फ्री हो जाएंगे, चलो स्कूल ज्वाइन करें या कुछ और करें, कोई भी काम में तो लगे। और इतना लंबा जब चलता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, और सिर्फ लंबा तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए है कि परीक्षा होगी, बस अब होगी, बस अब होगी, तो बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता। उसे पता होगी भाई अब होगी या नहीं होगी, कम से कम एक तरफ तो हो वो। रोज वो कभी वो अखबार ढूंढता है, कभी वो खबर सुनता है, कभी वो खबर सुनता है, दिमाग तो खबरों में ही फंस जाता है। और जो होना है वो हो जाए, मतलब जो भी होना है, अब तो ऐसी स्थिति में आ जाता है बंदा कि करो या मरो, मैं कुछ तो कर दो, कैंसिल ही कर दो, चलो फ्री तो करो, इतना ही हो, कम से कम दिमाग तो फ्री होगी, भाई कैंसिल होगी भर्ती, नहीं होगी, ये भी कम से कम आर या पार थी तो ठीक है। ये बीच में लटका पड़ा है, रोज खबर आती है, कभी कुछ खबर आती है, कभी कुछ खबर आती है, कभी ये खबर आ रही है, कभी वो मंत्री बोल रहा है, कभी वो यूट्यूब पे कुछ बोल रहा है, कभी कोई व्हाट्सएप पे कुछ डाल रहा है, और दिमाग सारा दिन उसी में एंगेज होकर रह जाता है।
हाँ तो सही है, परेशान करके रख दिए। हाँ तो देखो, पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही तो वो मोबाइल में स्पीड की प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, उस वजह से होता होगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ये अगर आपके मान लो मोबाइल में टेस्ट की फोटो नहीं आ रही है, तो वो स्पीड की प्रॉब्लम होगी या मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम होगी। किसी दूसरे मोबाइल में टेस्ट दे के देखो, पता लग जाएगा आपको। किसी और मोबाइल में टेस्ट दे के देखो। हाँ, यूट्यूब पे तो उनको तो चाहिए ना, उनको तो जो चीज़ कंट्रोवर्सी होती है वो ज़्यादा उसमें हाथ डालते हैं ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए। तो वो आ रही है भर्ती, आ गई है। आप लोग जो तैयारी कर रहा है वो इतना ध्यान देता है नहीं देता, वो लोग आपके लिए ध्यान देते हैं सारा दिन। देखिए अपडेट हो गया है, ये देखिए ये आ गया है, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप से। पहले तो सिर्फ 5-7 चैनल ही हुआ करते थे, मतलब टीवी चैनल्स। अब तो हर कोई चैनल है। तो त्रिभुज BAC बनाओ एक, और एक PQR बनाओ। तो ये रहा त्रिभुज BAC, और इसके समरूप त्रिभुज दिया हुआ है PQR। PQR, ठीक है। तो यहाँ पे भुजाएं देख सकते हो। समरूप त्रिभुज है तो भुजाएं समानुपाती होगी। तो इस भुजा के सामने ये भुजा होगी, तो बी ए बटा PQ बराबर होगा इस भुजा के सामने ये भुजा AC/QR, और इस भुजा के सामने ये BC/PR। और हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर भी होता है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन याद कर लो, परिमाप का अनुपात भी यही होता है। त्रिभुज BAC का परिमाप और त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा, अनुपात में, उसी अनुपात में होगा। तथा क्षेत्रफलों का अनुपात, जो एरिया वाइज बात करें, तो एरिया त्रिभुज BAC का एरिया और त्रिभुज PQR का एरिया, AR का मतलब है एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया के अनुपात का अंडर रूट भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। हो गया। अब जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। एक भुजा दी हुई है बी ए दिया हुआ है कितना, 4। इसकी जगह 4 आ जाएगा। PQ हमसे पूछी गई है, ये निकालनी है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, इसकी जगह 25 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल 36 दिया हुआ है, ये 36 आ जाएगा। तो BA 4, PQ निकालनी है। BA/PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल जो कि 25 है, बटा PQR का क्षेत्रफल जो कि 36 है। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। वज्र गुणा करने पर ये आ गया 5 PQ बराबर 24। PQ बराबर 24/5, 4.8। ये आंसर आ गया। अच्छा, साइड पे भी टेंटेटिव बता रहे हैं। फिर वही बात, फिर वही जाल है, ये तो जंजाल है ये।
इसमें ध्यान से। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो कि क्या था। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ए है। अब इसमें समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सारे केंद्र एक केंद्र होते हैं। सारे केंद्र एक केंद्र होते हैं। तो अगर ये केंद्रक बोले, केंद्रक वैसे तो होता है माध्यिकाएं। माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है उसको केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड जिसको कहते हैं आप। सेंट्रॉइड वो होता है जहां पे आपकी माध्यिकाएं काटती है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में कोई भेद नहीं होता कि लंब केंद्र है, कि अंतः केंद्र है, कि परिकेंद्र है, कि केंद्रक है। चारों एक ही होते हैं। तो यानी ये लंब केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है और केंद्रक भी है। ठीक है। आगे कहा गया है कि इस ए भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो पी ए की लंबाई बताइए। अब ध्यान से देखिए पी ए कौन हुआ, गौर करो कि पी ए कौन हुआ। ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है यानी बराबर है। पी क्यू आर नाम है इसका। पी क्यू आर इसका नाम है। ठीक है। ये इसका केंद्र है, ये केंद्रक, यही अंतः केंद्र, यही परिकेंद्र, यही लंब केंद्र। ये ए इसका नाम रखा गया। ये पूछा गया पी ए। तो पी ए कौन हुआ, पी ए कौन हुआ, पी ए कौन हुआ, पी ए कौन हुआ, पी ए कौन हुआ। सोचो पी ए कौन हुआ। पी ए क्या है, कौन सी त्रिज्या, कौन परित्रिज्या, शाबाश। ये परित्रिज्या है, ये परित्रिज्या है। जब केंद्र को शीर्षों से मिलाया जाता है तो ये परित्रिज्या बनती है, परिवर्त की त्रिज्या बनती है। परिवर्त की त्रिज्या बनती है। परिवर्त ना है, आधा नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते, आधा होता ही नहीं है, कहीं भी आधा नहीं होता, आधा होता ही नहीं है। पहली बात तो आधा होता ही नहीं है। अब ये क्या है, ये परित्रिज्या है और परिवर्त की त्रिज्या है, और परिवर्त की त्रिज्या बराबर होती है ए बटा अंडर रूट 3। भुजाओं में अंडर रूट 3 का भाग दो। परिवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या आर बराबर होती है ए बटा अंडर रूट 3। हाँ, 2:1 में होती है, वो कर सकते हो। ऊंचाई निकालकर 2 अनुपात, ऊंचाई भी निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऊंचाई भी निकाल सकते हो, वो पूरी आ जाएगी। ये रही ऊंचाई, ये आ गई ऊंचाई। पूरी ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई को 2:1 में बांट लो, और उसमें भी अनुपात 2 जो है वो निकाल लो, वो आपके त्रिज्या हो जाएगी। वैसे भी निकाल सकते हो, सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आर बराबर होता है ए बटा अंडर रूट 3। ए है भुजा, और भुजा हमें दे रखी है क्वेश्चन में 12, ए की जगह 12 आ गया। 12 बटा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जिससे ये आ गया 12 अंडर रूट 3 बटा 3, 3 से कट गया 4, ये आ गया 4 अंडर रूट 3। एक तरीका तो आपका ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। डायरेक्ट करना चाहो तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा है ऊंचाई वाला, बिल्कुल ऊंचाई वाले से भी कर सकते हो। ऊंचाई आपको याद है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट 3 बटा 2a होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर अंडर रूट 3 बटा 2a, ये ऊंचाई निकल जाएगी। अच्छा, इस ऊंचाई को भी 2:1 में बांटना है, इस ऊंचाई को भी 2:1 में बांटना है, तो पी ए कितनी हो जाएगी,
पी ए बराबर हो जाएगा ऊंचाई का 2/3, ऊंचाई का 2/3, 1:2 नहीं, 2:1। बड़ा 2 होता है, छोटा 1 होता है। ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ऊंचाई को भी आगे जाके 2:1 में बांटो, तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 हो गया। तो ऊपर वाला पी ए कितना हो गया, ऊंचाई का 2/3, ऊंचाई का 2/3, क्योंकि पूरी ऊंचाई को 2:1 में बांटा है ना, तो टोटल योग कितना हो गया, 3। ऊपर वाला हिस्सा कितना हो गया, ऊंचाई का 2/3, नीचे वाला हो गया 1/3, तो वो ऊंचाई का 2/3 हो गया। तो पहले आप ऊंचाई निकाल लो, भुजा आपके पास है, भुजा से ऊंचाई निकाल लो और ऊंचाई को यहां रख दो, पी आ जाएगा। या सीधा फॉर्मूला चलें तो 2/3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये रहा, √3/2a, ये कट गया, √3 से काट लो, 1 √3/a, ये वही आया, क्योंकि गणित है ना। सही है, ऐसे कर लो या यूं कर लो। बड़ा कौन है पता कैसे चला, ये जब आप शीर्ष से जब डालते हैं, शीर्ष से जब आप लंब डालते हैं, जो माध्य का खींचते हैं, वो जिस शीर्ष से निकलती है वो 2 अनुपात होता है और नीचे वाला 1 अनुपात होता है। ऊपर से जो निकलती है, जिस शीर्ष से निकलती है, जहां भी जो शीर्ष है उससे जो निकलती है, ये 2 होता है और ये 1 होता है। जैसे इस शीर्ष से निकली, ये 2 होगा, ये 1 होगा। यहां से निकली माध्य का, तो ये 2 होगी, ये 1 होगी। ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। माध्य का जिस भी शीर्ष से निकलती है, माध्य का जिस शीर्ष से भी निकलती है, माध्य का शीर्ष से लेकर केंद्रक तक 2 अनुपात होता है, नीचे वाला 1 अनुपात होता है, 2 अनुपात 1 अनुपात। दूसरे शीर्ष से निकलेगी, बात वही, शीर्ष से निकली है, शीर्ष से लेकर केंद्रक तक 2 अनुपात, केंद्र के बाद 1 अनुपात, शीर्ष से केंद्रक तक 2 अनुपात, उसके बाद 1 अनुपात। अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए आपको लंब डालना होगा, ये अंतःवर्त की त्रिज्या ये होगी। ये जो 1 अनुपात वाली है ना, 1 अनुपात वाली, ये समबाहु त्रिभुज के लिए चल रहा है, ये सारा खेल समबाहु त्रिभुज के लिए चल रहा है। अगर समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में फायदा मिल रहा है, यही अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र है, यही लंब है, यही माध्य का है, तो सब कुछ एक है, इस वजह से चल पा रहा है, वरना दिक्कत हो जाती है ना। समबाहु त्रिभुज में ऐसा है इसलिए। और आर बराबर होता है, अंतःवर्त की त्रिज्या होती है ए बराबर 2/√3। ठीक है ना, अंतःवर्त की त्रिज्या होगी a/2√3। सही है, आगे बात समझ में ये। और चाहो तो ऊंचाई से भी निकाल सकते हो, अंतःवर्त की त्रिज्या ऊंचाई से निकाल सकते हो। देखो ये तो हो गई भाई परिवर्त की त्रिज्या, ये है परिवर्त की त्रिज्या, कैपिटल आर, परिवर्त की त्रिज्या। ये है अंतःवर्त की त्रिज्या, यहां नीचे वाली। तो चित्र में देख सकते हो कि आर प्लस स्मॉल आर बराबर होती है ऊंचाई एच। परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या दोनों मिलाकर ऊंचाई एच के बराबर है। और वैसे देखो यहाँ पे चित्र के हिसाब से, तो आपके परिवर्त की त्रिज्या आर जो है वो ऊंचाई का 2/3 है, और स्मॉल आर जो है वो ऊंचाई का 1/3 है। वो 2/3 और ये 1/3 है। लेकिन सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सारी बातें नियम व शर्तें लागू। कब तक, जब तक समबाहु त्रिभुज। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये सब कुछ सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 37 है और इनकी अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक 37 है और एक 12 है।
एक 37 है, एक 12 है। करंट 37 है। हाँ, समबाहु के लिए। यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर एक 12 हो, करंट 37 हो, तो क्या ट्रिपलेट क्या होता है? इनका ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है 12, 35, 37। ये 12, 35, 37। 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर 37 करण है, एक 12 है, तो तीसरी 35 होगी, तो उससे आपका कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड जो है वो बच जाते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप निकालोगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन वही है, अब आप 37 का स्क्वायर करोगे, फिर 12 का स्क्वायर उसमें से हटाओगे, है ना? 37 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओगे, फिर वो निकालोगे, तो कुछ, वो तो डिपेंड करता है, किसी की गुणा की स्पीड और भी कम है तो 10-15 सेकंड नहीं, 30 सेकंड भी बच जाए, किसी के 30 सेकंड भी बच जाए, तो थोड़ा तो बेनिफिट आपको लेना ही होता है ना? थोड़ा तो स्मार्टनेस ऐड करते ही हो आप लोग। और वो जो सूत्र दिए हैं आपको, फॉर्मूला शीट दी है, उसमें आप देखेंगे ट्रिपलेट डले हुए हैं। और ट्रिपलेट इसीलिए डाले हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, कि थोड़ा बहुत, थोड़े थोड़े फर्क से ही बड़ा अंतर आ जाता है। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है कि 12, 35, 37 का होता है, तो आप एक नॉर्मल बच्चे से 30 सेकंड आगे चले जाएंगे। अब जो कोई निकालेगा उसको ऐसे निकालना होगा कि भाई दो भुजाएं 37 है और एक 12 है, तो मान लीजिए लंब निकालना है, सपोज करो ये आधार और कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से करते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी। 37 प्लस 12, 37 माइनस 12। बीज गणित वाला सूत्र लगा दिया, थोड़ा सा आसान हो जाए। बीज गणित वाला सूत्र लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। 37 प्लस 12 हो गया 49, 37 माइनस 12 हो गया 25, 49 का 7 और 25 का 5, ये आ गया 35। वरना पहले 37 का स्क्वायर करो और फिर 12 का स्क्वायर घटाओ और फिर निकालो, तो ये 35 आ गया। अब क्षेत्रफल निकाल लो। समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं, एक लंब हो गई, एक आधार हो गई। एक भुजा लंब 35 ले लो और आधार 12 ले लो। आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गई 35। वर्ग सेंटीमीटर, 210। ठीक है, अगला सवाल। एक मैदान क्या है? किसी त्रिभुजाकार मैदान, एक मैदान है जो त्रिभुजाकार है, जिसकी एक भुजा 96 है, एक भुजा 110 है और एक भुजा 146 है। और इसको समतल करवाने का जो खर्च है वो 5.60 मीटर की दर से उस पर खर्च आता है, उसको समतल कराने का। तो बताओ कुल खर्च कितना आएगा? कुल खर्च कितना आएगा?
अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों भुजाएं फिर से समकोण त्रिभुज बनाती है। ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। 96 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर बराबर 146 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट है इस वजह से कर्ण को छोड़कर, सबसे बड़ी भुजा को छोड़कर बची हुई दो भुजाएं लंब और आधार है। मतलब एक ऊंचाई है और एक आधार है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इनमें से एक कर्ण को छोड़ के, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ने के बाद बची हुई भुजाएं लंब और आधार होती है। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ने के बाद बची हुई भुजाएं लंब और आधार होती है। तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। तो ऊंचाई 96 आ गई, आधार 110 आ गया। क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 110। ये आपका क्षेत्रफल आ गया 5280 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, आगे वो जो लागत है उससे गुणा कर दो। 1 मीटर का खर्चा 5 रुपए 60 पैसे। तो इतनी जगह पे हमें करवाना है समतल, तो 5.6 से गुणा हो गया। और 5.6 से गुणा लंबा जाएगा ना, लगभग 25। कितना आ जाएगा? कितना? 5280 को 5.6 से दशमलव हटा दो, 10 लगा दो, जीरो कट जाएगा। 528 8 कितना 56 8 छंग 48। अरे सीधा कर सकते हैं, इकाई अंक से कर सकते हैं। इकाई अंक से कहें 8 छंग 48, 48 वाला आंसर आएगा। ये रहा, सोचा ही नहीं। डी आंसर हो गया। आंसर डी हुआ ना भाई। इकाई के अंक से कर लेंगे हम इसको, इकाई के अंक से कर लेंगे। ये आ जाएगा 5280। और ये 5.6 को हमने 56/10 लिख दिया, और 10 लग के ये कट गया। और इकाई के अंक से देखें तो इकाई का अंक 8 छंग 48, इकाई का अंक 8 आएगा। तो जिसका भी इकाई का अंक 8 है वो आंसर है। तो डी आपका आंसर हो गया, है ना। तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल हीरो के फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है इसमें हीरो का फॉर्मूला लगाना चाहिए? अगर हम लगाते हैं तो इसमें कितना समय बर्बाद होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत जाएगी। अगर हीरो का सूत्र लगाया हमने, लगाने में तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगाते हैं तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले एस निकालेंगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कितना छोटा हुआ और वो कितना बड़ा होता। इसमें शायद मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का गैप आ जाता, अगर एक तो आप सीधा कर रहे हैं और एक आप हीरो के सूत्र से कर रहे हैं। करके देखो एक बार, हीरो के सूत्र से करके देखना कि आपका कितना टाइम उसमें 1.5 से 2 मिनट चले जाते नहीं जाते। 10.50 मीटर स्क्वायर की दर से 60, 112 और 164 भुजा वाले त्रिभुजाकार समतल कराने की लागत क्या आएगी? हाँ, हीरो के इतने बड़े नंबर को हीरो के सूत्र के साथ जाओ, उससे अच्छा तो छोड़ ही दो, है ना। उससे करने का मतलब तो फिर मतलब नहीं है। कोई सवाल अगर 2 मिनट से ऊपर जा रहा है तो फिर उसको करो ना करो बराबर बात है, वो नुकसान ही पहुंचा रहा है।
इतनी कैलकुलेशन देखो, और जिन लोगों की कैलकुलेशन धीमी है वो लोग तो जिस दिखे कि सवाल में ज्यादा कैलकुलेशन है तो छोड़ दो, या तो कोई तरीका आपको दिख रहा है उसमें कोई छोटा तरीका कि भाई ऐसे करने से ये बैठ जाएगा तो बात अलग है, और लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो बहुत कैलकुलेटिव होगा तो छोड़ दो। जिनकी कैलकुलेशन धीमी है वो लोग उसको तो बिल्कुल छोड़ दो, और कोई सवाल पे चलो। देखो आप लोग गलत दिशा में टेंशन ले रहे हो, आपकी टेंशन गलत दिशा में। आप लोग कोर्स की टेंशन मत लो कि कोर्स में पिछड़ रहा हूँ या पीछे चल रहा हूँ या मैं आगे चल रहा हूँ या लोग आगे चल रहे हैं मैं पीछे चल रहा हूँ। ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है कि आप रेगुलर क्लास ले रहे नहीं ले रहे, आप डेली पढ़ते नहीं पढ़ते। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो चाहे आप लोगों से कितने भी पीछे हो, टेंशन की बात ही नहीं है। उस चीज की चिंता है ही नहीं। चिंता इस बात की कि क्या आपकी पढ़ाई डेली हो रही है नहीं हो रही, इस बात की चिंता करो। जो सही में चिंता का विषय है वो ये है कि आपकी नियमित पढ़ाई होती है नहीं होती है। अब किसी आदमी का पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। आप में विविधता है, सब में विविधता होती है। कोई धीमा पढ़ता है, जैसे मैं हूं, मैं धीमा पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ने की स्पीड धीमी है। अगर मुझे आप एक किताब दे दो तो मुश्किल से पूरे दिन भर में मैं 2-3 से ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे धीमे पढ़ने, धीरे से समझने में टाइम लगता है। मैं धीमा हूं लेकिन मैं नियमित हूं, ये इंपॉर्टेंट है। नियमित हूं तो मैं कोई भी चीज हो पूरी कर ही जाऊंगा। नियमित नहीं हूं, फिर चाहे मैं कितना ही फास्ट हूं क्या फर्क पड़ता है। मैं बहुत फास्ट भी हूं और नियमित नहीं हूं तो क्या करेगा, कोई चीज पार होगी नहीं, कभी पार नहीं होगी, क्योंकि जो नियमित नहीं है फिर वो सब बेकार है। तो पढ़ने की स्पीड होती है भाई अपनी, कोई धीमा चलता है, कोई तेज चलता है, कोई मॉडरेट स्पीड में होता है, हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो चिंता का विषय ये नहीं कि आप पीछे हो या आप आगे हो, चिंता का विषय ये है कि आप रेगुलर हो या नहीं हो। अगर आप रेगुलर हो तो धीमी स्पीड भी चल जाएगी, और अगर आप नियमित नहीं है तो आप चाहे हवाई जेट ही क्यों ना हो वो भी नहीं चलेगा। सुपरसोनिक जेट भी नहीं चलेगा अगर नियमित नहीं है तो। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमें करना ही पड़ेगा। अब इसमें देख लो, अब ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है। अब जिन लोगों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो वो उसको अटेम्प्ट करना, जिनकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। कर सकते हो, आता है आपको। आना काफी नहीं होता पेपर में। पेपर में आना और कम समय में कर पाना, दोनों चीजें जरूरी है। जब दोनों पे हरी बत्ती जले तो ही सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। सिर्फ हरी बत्ती इस बात की नहीं कि आपको आता है, आपको आता है प्लस कम समय में कर पाते हैं, ये दोनों हरी बत्तियां जले ना तो ही सवाल को करना होता है। खाली एक हरी बत्ती जल गई कि हाँ सवाल आता है और आप लग गए उसमें करने में तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, आता है और कम समय में कर पाता हूं, दोनों चीजें अगर हरी बत्ती जले तो ही उस सवाल को करना है, वरना छोड़ो और आगे बढ़ो और बहुत कुछ है। ठीक है ना। हाँ ये ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है, इसमें आपको हीरो का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। लंबा जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, लगे कि मैं निपटा सकता हूं, मेरी स्पीड ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, अगले सवाल पे चले आना। A60, B112, A60, B112, C164। बता दू तो ये आ जाएगा 4, 2, 6, 3, 168। अब एस का मान, एस बराबर, एस आई गया, क्षेत्रफल बराबर एस यानी 168 इंटू 168 माइनस 60, 108 इंटू 112 घटाने पर 56 इंटू
164 घटाने पर 4, गुणनखंड कर लो, बाहर निकालो। 4 का तो 2 हो ही जाएगा। ये हो गया 8 सत्ते 56, 108 हो गया 12 निम्मे, और 68 का हो जाएगा 4 इंटू 42, और 42 का हो जाएगा 7 छंग 42। निकाल लो बाहर। 4 का 2 बाहर, 8, 7 बाहर, 9 बाहर, और ये हो गया 6, इसका 6 बाहर और उसका 4 बाहर, 24, 3 72, 144, 144 इंटू 7 28, 908। ठीक है, और अब हमें गुणा करना है इससे। लागत 1008 हुआ, 908 हुआ, 1008 हुआ ना, 1008 इंटू 10.5, 1008 हुआ ना, हाँ। 2016 हुआ, 1008 हुआ। दो हजार सोलह हुआ, कौन सा भूल गया मैं। ये 4 का एक 2 आ गया। अच्छा, ये वाला 4 भूल गया था क्या? ये 4 भूल गया, एक 2 भूल गया। ये 2016 हो गया। इकाई कांक 0 आएगा। 0 वाले भी 2, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये भी एटलीस्ट ये बड़ा तो आएगा, ये आएगा, सी बैठेगा। क्यों? यही बैठेगा ना। नहीं, कैलकुलेशन। इकाई कांक 8 आएगा, यानी ये वाला आएगा। कैलकुलेशन बड़ी गंदी होती है, तो देख लो जिनकी कैलकुलेशन ठीक ना हो, खराब हो, वो ऐसे सवालों में हाथ बिल्कुल भी ना डालें। इतने बड़े बड़े नंबरों के साथ खेलें और पूरा टाइम भी खराब हो जाए और गलती भी हो जाए, टाइम भी चला जाए, गलती होके नंबर भी चले जाए, तो ऐसा ना करें, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि 2 फिल्टर लगाएं। पहला फिल्टर तो ये लगाएं कि मुझे आता है, दूसरा फिल्टर ये लगाएं कि मुझे आता भी है और मैं कम समय में उसको निपटा भी लूंगा। दोनों चीजें फिल्टर से पास हो तो ही सवाल को अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। क्योंकि था गुणा करना, कहीं ना कहीं छोटा मोटा माइनस पे कोई नंबर बाहर रह गया, जैसे 2 भूल गया था, अब 2 अंदर रह गया, कम रह गया, तो वो गड़बड़ तो हो ही गई। वो टाइम जितना भी मुझे 2 मिनट लगा वो भी गया, प्लस सवाल के नंबर भी नहीं मिले, वो भी हो गए। और अगर माइनस मार्किंग होती तो आया हुआ नंबर और चला जाता।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी एफ समरूप है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात 49 और 4 है। ए बी ए सी बी सी क्रमशः 10, 14, 21 है। तो ई एफ की लंबाई बताओ। लास्ट में कभी नहीं होते। आप सोचो कि लास्ट में, बस छोड़ सकते हो ये कहते हुए कि लास्ट में कर लूंगा, लास्ट कभी नहीं आता। पेपर सारा टाइम खा जाता है। जो छूट गया सो छूट गया। पेपर इतना बड़ा होता है कि लास्ट कुछ नहीं होता, फिर बचता ही नहीं कुछ। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, वो गया। वो उस पेपर में नहीं होगा, फिर घर जाके ही होगा वो। फिर आप घर जाके ही निकाल सकते हैं उसको। मतलब ये कह सकते हैं इसको घर जाके निकालूंगा, इसको यहाँ निकालूंगा, इसको घर जाके निकालूंगा। ए बी सी का क्षेत्रफल ज्यादा है क्योंकि वो 49 है और वो 4 है। तो ये ए बी सी वाला जो त्रिभुज है ये तो बड़ा है। और जो दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम लिखा हुआ है ई डी एफ, वो ये इसके अंदर आ गया। अब कौन सी भुजा कितनी है? ए बी 10 है, 10। ए सी 14 है और बी सी 21 है। हमसे पूछी कौन सी है? ई एफ पूछी है। तो इस भुजा के सामने ये भुजा हो गई। तो ए सी बटा ई एफ बराबर होगा अनुपात अंडर रूट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ई डी एफ। त्रिभुज ए बी सी का एरिया ये 49, ये 4। ए सी बराबर है हमारी 14। ई एफ निकालनी है 7/2। हाँ, क्षेत्रफल सेम होता है, लेकिन ये क्या नाम दिए होता है कि ए शीर्ष के सामने ई नाम आएगा, बी के सामने डी नाम आएगा, सी के सामने एफ नाम आएगा। नाम दिए होते हैं, इसका मतलब होता है आमने सामने के शीर्ष दिए हुए हैं, किसके सामने कौन सा शीर्ष होगा। तो ये 7/2 आ गया। वज्र गुणा कर लो, ये 14 दूनी 28 हो गया। वो हो गया 7 ई एफ। ई एफ बराबर हो गया 28/7 यानी 4। ये 4 आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का माप 91 सेंटीमीटर है। इसके आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से एक सही 1/4 गुणा है। इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से एक सही 1/4 गुणा है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। हाँ, बाकी भुजाएं सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी है।
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये समबाहु नहीं है। समबाहु होता तो फिर ये समद्विबाहु है। क्वेश्चन को ठीक कर लेना, क्योंकि गलती से ये समबाहु हो गया। समबाहु होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती, फिर तीसरी भुजा बाकी भुजा से एक सही 1/4 गुणा कैसे होती। तो इसका मतलब है एक भुजा ऐसी है जो बाकी दो भुजाएं जो बराबर भुजाएं हैं उनसे एक सही 1/4 गुणा है, तो ये ठीक कर लो। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, और जो तीसरी भुजा है वो उन दो बराबर भुजाओं से 5/4 गुणा है। और अब उस भुजा की लंबाई बतानी है, वो कितनी होगी। हाँ, वो गलती हो गई है, समद्विबाहु है जिसको समबाहु लिखा गया। सही है। देखो, दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर मान ली, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर हो गई। ये तीसरी भुजा होगी, इसको आधार कह देते हैं। ये एक सही 1/4 गुणा है, एक सही 1/4 यानी 5/4 गुणा, तो ये 5/4 गुणा है, तो ये होगी 5/4x। ये x होगी, वो x होगी, तो ये 5/4x होगी। इन तीनों का जोड़ परिमाप कहलाएगा। x प्लस एक्स प्लस 5/4x बराबर होगी आपका परिमाप। इसका परिमाप कितना है, 91। लघुत्तम लेने पर ये आ जाएगा 4 4 4 5 8 5 13x। x का मान आ जाएगा 91 इंटू 4/13। 13 से 91 कट गया, 7 बार 7 चौक 28। ये x का मान आ गया। जो बराबर भुजाएं हैं वो 28 की है, तो आधार कितने का हो गया, ये हो गया 5/4 गुणा x है हमारा 28। ये 7 5 7 35, तो ये हो गया 35 का। ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज है एबीसी जो कि समबाहु त्रिभुज है।
देखो समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। उसके बाद में कहा है कि डी जो है वो बी सी के समांतर है। एक बिंदु ए बी पे डी है, जो ए बी भुजा है उसके ऊपर तो डी है, और जो ए सी भुजा है उसके ऊपर ई है, और डी ई को जब मिला देते हैं तो वो बी सी के समांतर हो जाती है। ये डी हो गई, ये समांतर हो गई इसके, ये दोनों समानांतर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आधी है, डी बी सी की आधी है, इसका मतलब जितनी भी ये है ये इसकी आधी है, तो ये 1:2 हो गया। अगर ये 1 है तो ये 2 अनुपात हो गया। काम आसान हो गया, ये तो थेल्स पर में लग जाएगी, थेल्स पर में लग जाएगी। अगर छोटे त्रिभुज की भुजा 1 है तो बड़े त्रिभुज की भुजा 2 है, तो सेम फिर ऐसे ही इनका अनुपात भी यही आएगा। ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ए भी 2 है, और ये 2 है तो ये 1 है, तो 2 में से 1 गई, ये 1 बच गई, तो ये 1:1, ये भी 1:1। ठीक है, ये भी 1:1 हो गई। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। ये अनुपात है, कंफ्यूज मत होना, ये अनुपात है। ए डी और सीई प्लस बी सी, इन तीनों को जोड़ने पर 30 आता है। तो चतुर्भुज इसका परिमाप बताइए। ये जो बी सी ई डी है, इस चतुर्भुज का जोड़ बताइए। ये सवाल इस तरीके से है। अब एक बार और ट्राई करो इसको, अब एक बार और ट्राई करो। अनुपात में थोड़ा सा कंफ्यूज, 1:2 होने का मतलब नहीं भुजा 1 है। इसका मतलब है अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 2x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, और ये x हो जाएगी। है ना, थोड़ा सा अनुपात समझ लो। अनुपात में और मेन वैल्यू में क्या फर्क होता है। अनुपात में आप बताते हैं कि भाई किस तरीके से बांटोगे, जैसे 1:2, मतलब जो भी चीज आएगी मैं उसके 3 टुकड़े करूंगा और 1 टुकड़ा उसको दूंगा, 2 टुकड़े, ये होता है अनुपात का मतलब। तो इसे नंबर में बदलना चाहते हो तो पहले x से गुणा कर लो, अनुपात नंबरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये x कितना है ये पता करना पड़ेगा। तो जो 1 2 1 1 लिखा हुआ था ये अनुपात थे, नंबरों में बदलने के लिए मान लो x से गुणा किया, सब x x x 2x बन गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एडी कौन सी है इसमें से, एडी ये रही, एडी यानी x प्लस सीई, सीई कौन सी है ये रही, ये भी x है, प्लस बीसी, बीसी कौन सी है ये रही, ये 2x है, बराबर कितना है 30 है, ये 30 हो गया। ये लो 4x बराबर 30, इससे आपको x का मान मिल जाएगा 30/4 यानी 15/2। ये x का मान आ गया। अब जिस चतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है उस पर आ जाओ। चतुर्भुज बी सी ई डी, बी यहां से बी सी डी बी सी ई डी, ये चतुर्भुज इसका परिमाप पूछ रहे हैं। तो इसका परिमाप हो गया, जोड़ लो इसकी भुजा को, परिमाप मतलब लंबाई, लंबाई होगी 2x प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, 2x एक्स एक्स एक्स, एक्स का मान रख दो 15/2, 75/2, 37.5, ये आंसर आ गया। ये बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था ये।
चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन 11। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, समरूप होते हैं, तो उसमें से एक त्रिभुज की भुजा सामने वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात, ये अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के अंडर रूट के बराबर होता है। बस क्षेत्रफल है तो अंडर रूट लेना है, भुजाएं हैं तो भुजाएं सीधे अनुपात में आ जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन के लिए कहा गया, इस क्वेश्चन में त्रिभुज है एक पी क्यू आर, पी क्यू आर ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें कहा गया कि पी क्यू और पी आर पे क्रमशः दो बिंदु है, एक का नाम ई है और एक का नाम एफ है। तो इस पे एक ई आ गया और इस पे एक एफ आ गया और ये हो गया। अब ये समानांतर हो गई, ये समानांतर हो गई, ई एफ क्यू आर के समानांतर है, ये दोनों समांतर हो गई। अब ये समांतर होगी तो देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, पी कोण जो था वो दोनों में था ही। तो ये छोटे वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप हो गए, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है कि जो पी क्यू आर है, मतलब बड़े वाला त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल और ये जो छोटे वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। इसका अनुपात, इन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कौन सी भुजाएं हमें दी हुई है, पीई दी हुई है, कितनी, दो, ये दो है, और ई क्यू तीन है, ये तीन है। तो ये दो हो गई, ये तीन हो गई, तो टोटल कितनी होगी, पांच। तो समरूपता का फायदा उठाओ, पीई बटा पीई बटा पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाला त्रिभुज यानी पीई एफ, पी एफ का क्षेत्रफल बटा बड़े वाले का पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पीई हमें दिया हुआ है जो कि दो है, ऊपर दो आ गया, बटे पी क्यू, पी क्यू हो गया, ये दो है, ये तीन है, तो वो पांच हो गया, ये पांच हो गया। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आ गया आपका क्षेत्रफल, पीई एफ का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात हो गया 4/25। ये आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और वो जो भुजाओं का अनुपात है वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। तो कई बार क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है, भुजाओं में से कुछ पूछ लेता है, कई बार भुजाएं दे देता है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता है। अब इस क्वेश्चन में क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, भुजाओं का दिया हुआ था, तो भुजाओं का मान रख दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लिया। सूत्र तो वही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
याद करो, पर में बताई हुई है इसके बारे में, जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी उसमें बताया था कि एक बड़ी खास सुंदर चीज होती है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात बराबर होता है, और ये बराबर होता है उन दोनों के क्षेत्रफलों के अंडर रूट के अनुपात के, मतलब सब कुछ उसी अनुपात में चलता रहता है। सब कुछ, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी हर चीज सेम अनुपात में चलती रहती है ना, सेम अनुपात में चीजें चलती रहती है, अनुपात नहीं बिगड़ता। फिर एक बार समरूपता आ गई तो उनका अनुपात एक जैसा चलता रहता है। देखो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीएफ है, दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, और जो बड़े वाला त्रिभुज एबीसी है उसका क्षेत्रफल 100 है, और जो छोटे वाला है उसका क्षेत्रफल 81 है। अब जो डीएफ त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज की ऊंचाई 6.3 है, तो बताओ एबीसी में ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई मतलब लंब, जो ऊंचाई डाली गई है, इसमें ऊंचाई 6.3 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होता है, ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होता है, ऊंचाइयों का अनुपात भी, भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, ये सब अनुपात एक बराबर ही होते हैं। तो क्षेत्रफल, दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक डीएफ है, तो एबीसी, क्षेत्रफल एबीसी बट्टा क्षेत्रफल डीएफ, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल बराबर होगा ऊंचाइयां। एक की ऊंचाई h1 मान लो और एक की ऊंचाई h2 मान लो, एक की ऊंचाई h1 मान लो, एक की ऊंचाई h1 मान लो। ऊंचाइयों का अनुपात वही होगा जो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल होगा। तो एक की ऊंचाई हमें बता रखी है, दूसरे की निकालनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रखा है, एक का 100 और एक का 81, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 81 आ गया। h1 पूछी गई है, और जो डीएफ त्रिभुज है उसकी ऊंचाई 6.3 दी हुई है, 6.3 आ गई। 100 का वर्गमूल 10 हो गया, 9 का 81 का 9 हो गया, ये 10 और 9 सॉरी, वज्र गुणा कर दो, h1 बराबर आ गया 10 गुणा 6.3 बट्टा 9, 63 बट्टा 9, 7 नीम 63, h बराबर 7। ये आंसर आ गया। फुल लेंथ तब स्टार्ट होगा जब पहले कोर्स होगा, या परीक्षा की डेट पहले आ जाती है ना, परीक्षा की डेट आती है। अभी फुल लेंथ का क्या मतलब बनता है, अभी फुल लेंथ का क्या अर्थ बनता है, परीक्षा ना हो तो अभी परीक्षा की कोई डेट है। भाई फुल लेंथ ये कोई मजाक थोड़ी है, रोज रोज फुल लेंथ थोड़ी बनते हैं। हमारे साइड से भी देखिए, क्या रोज रोज फुल लेंथ बन सकते हैं, क्या हम रोज रोज 150-150 क्वेश्चन के फुल लेंथ बना सकते हैं। टाइप करवाने पड़ते हैं, सॉल्यूशन टाइप करवाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। आप लोगों का तो यूं मान लीजिए आज मन किया मुझे फुल लेंथ देना है, आपने खोल लिया, एक टेस्ट खत्म हो गया। अब रोज रोज फुल लेंथ थोड़ी बनते हैं, 150-150 क्वेश्चन लाना, वो भी अच्छे क्वेश्चन लाना, फुल लेंथ बनाना, और डेली बाय डेली का नहीं होता। आपका तो मन यूं ही मान लीजिए ऊब गया, अब आज फुल लेंथ देने, फुल लेंथ खोल लिया, तो वो इस तरीके से नहीं हो सकता ना। समझो, पहले इस चीज को सोचो कि पीछे कितना एफर्ट लगता है। एक फुल लेंथ का मतलब होता है 150 क्वेश्चन लाना, और फिर 150 क्वेश्चन में भी ये तय करना कि भाई किसके कितने क्वेश्चन डालें, कौन से क्वेश्चन डालें, कौन से बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब सिलेक्ट करना, फिर उन क्वेश्चनों को टाइप करवाना, डलवाना, उनके सॉल्यूशन डलवाना, फिर वो एक फुल लेंथ पेपर बनता है। और फिर उसका सिर्फ यूं ही कि डाल के छोड़ दिया चलो कोई खोल लेगा, फिर खोल लिया तो उसका बाकी लोगों के लिए वो बेकार हो जाता है। तो वो कि एक टाइम पे, महत्व टाइम का भी तो होता है कि फुल लेंथ कब होते हैं, फुल लेंथ तब होते हैं जब आप तैयार हो चुके, आपने सब कुछ पढ़ लिया और कई बार पढ़ लिया। अब परीक्षा में जाने बस, अब आप और परीक्षा के बीच में 15 या 20 दिन का गैप बचा है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी तैयारी उस लेवल से हुई या नहीं हुई, तो मैं कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहता हूँ कि भाई 5 फुल लेंथ दूंगा और छठा पेपर दूंगा, ताकि मुझे ऐसे लगे कि मैं फुल लेंथ ही दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगे कि फुल लेंथ ही मैं दे रहा हूँ, मतलब कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ।
पहला फुल लेंथ दे रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ, तीसरा दे रहा हूँ, चौथा दे रहा हूँ और पांचवा दे रहा हूँ और छठा पेपर दे रहा हूँ, तो सीधा फिर पेपर में आप जाएं, ताकि वो आपको ऐसे लगे जैसे आप फुल लेंथ पेपर ही दे रहे थे और एक 5 दे रहे थे, छठा और आ गया, बस ऐसा महसूस हो, ना कि यूं की यूं ही फुल लेंथ आए। तो फुल लेंथ वाले के बारे में अभी चर्चा ही ना करी, अभी कोई मतलब नहीं है फुल लेंथ का, है ना, इसलिए। और अगर आपके पास टाइम बचा पड़ा है तो निकालिए, रिपीट करिए, रिवीजन करिए, दोबारा निकालिए, और डेली टेस्ट आते ही हैं वो दीजिए। डेली टेस्ट तो आपके आते ही हैं, वो टेस्ट दीजिए छोटे वाले, उनको पढ़िए, बार बार करिए, या फिर ये जो कर लिए इनको दोबारा दोहराइए। हाँ, आने दीजिए, डेट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। जब भी डेट आएगी उससे लगभग 1 महीने पहले फुल लेंथ आएंगे। अगर जब भी डेट आती है, मान लीजिए 20 अगस्त आती है या सितंबर आती है या दिसंबर आती है या अगली मार्च आती है, जब भी आती है उसके 15 या 20 दिन या 1 महीने के गैप में आपको फुल लेंथ मिलेंगे और लगातार मिलेंगे, ताकि आप लोग उनका फायदा उठा सको। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक त्रिभुज में डी तथा ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी के बिंदु है। ज्यामिति की टेस्ट इसलिए नहीं आ रही कि कभी और कोई टेस्ट चल रहा होगा, 2 टेस्ट साथ नहीं आ सकते। अलजेब्रा चल रहा होगा, अलजेब्रा के टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो ज्यामिति की भी आ जाएंगे, फिर आप कहोगे मेंसुरेशन के नहीं आ रहे तो पहले ज्यामिति आएगी। टेस्ट तो आ रहे हैं ना, डेली टेस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब तय है कि भाई वो पूरा नहीं हुआ टॉपिक, उसके टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए, उसके टेस्ट अभी पूरे नहीं हुए, तो उसका टेस्ट हो जाने दो, फिर अगले आ जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, अभी अलजेब्रा चल रहा है, अब अलजेब्रा ज्योमेट्री सारे टेस्ट साथ में डाल दे। आज त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर बिंदु है, डी और बी सी समानांतर है, बी सी 8 है, डी 5 है, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 45 है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताना है कि वो कितना होगा। और ये फुल लेंथ वाला भी है, बाकी एक्चुअली फुल लेंथ वाला भी बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। पहले तो ये सच है, टॉपिक वाइज टेस्ट है तो भी टेस्ट देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों को लगता है नंबर कम आएंगे, कॉन्फिडेंस डाउन आएगा, इस चक्कर में क्यों टेस्ट दें, क्यों कॉन्फिडेंस को गिराएं, पढ़ा है जैसा है जो भी है, झूठा सच्चा जो भी है अपना तो है, झूठा सच्चा जो भी है वो सही तो है। और ऐसे ही आप फुल लेंथ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कई लोग तो ऐसे होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो फुल लेंथ को खोलेंगे, नजर मारेंगे, देखेंगे, देंगे नहीं, देखेंगे और बंद कर देंगे। इनकी तादाद अच्छी खासी मिलेगी, सिर्फ देखने जाएंगे कि सर ने टेस्ट डाले या नहीं डाले, और डालने हैं तो पूरे 150 क्वेश्चन है या नहीं है, कहीं 150 से कम तो नहीं डाले। फुल लेंथ बोला है तो फुल लेंथ में पूरे तो हैं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। खोला, देखा, नीचे तक गए, स्क्रॉल किया, बंद किया, बात खत्म, बस ये उनका काम होगा, चेक करना कि भाई सब कुछ काम ईमानदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पे 2 बिंदु है, बना लो। ए बी सी, और इनमें आगे कहा गया कि ए बी भुजा के ऊपर डी बिंदु है, ई पे ई बिंदु है, और इसको मिला दिया जिससे ये समानांतर हो गया। डी समानांतर हो गया बीसी के। आगे दिया हुआ है बीसी 8 है, बीसी 8 है, डीई 5 है, ये 5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल, छोटे वाले का क्षेत्रफल 45 है, बड़े वाले का पूछे, तो आज बस हो गया काम। डीई बटा बीसी, इन दोनों छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बराबर होगी क्षेत्रफल अंडर रूट क्षेत्रफल
छोटे वाले का क्षेत्रफल बटा बड़े वाले का क्षेत्रफल। मान रख दो। डीई का मान हमारे पास है 5, बीसी का मान है 8, त्रिभुज का क्षेत्रफल में छोटे वाले का है 45, बड़े वाले का x। वर्ग करने पर ये हो जाएगा 25/64, यहां से अंडर रूट हट गया, 45/x। 5 पे कट कर दो, 5 5 नीम 45, 5x बराबर हो गया 9 गुणा 64, x बराबर आ गया 9 चौक 36, 576/5। 115.2, 115.2 ये आंसर हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 5 गुने से 4 कम है। 5 गुने से 4 कम है। भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 4 गुने से 4 अधिक है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप अगर 90 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ए बी सी। क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी लंबाई में अगर x मान लूं, ए बी की लंबाई मैंने x मान ली। क्वेश्चन ने कहा ए बी की लंबाई, उसे मैंने x नाम दे दिया। तो ए सी की लंबाई का क्या हिसाब है कि ए सी की लंबाई जो है वो ए बी की लंबाई से 5 गुने से 4 कम है। ए सी जो है वो 5 गुने से 4 कम है, तो इसका 5 गुना करूंगा और 4 कम कर दूंगा। 5 गुना करके 4 कम कर दूंगा, ये हो गया 5 गुना का 4 कम। आगे कहा गया कि जो बीसी है, बीसी की लंबाई ए बी की लंबाई के 4 गुने से 4 अधिक है। 4 गुने से 4 अधिक है, ये 4 गुना और 4 अधिक, 4 गुना और 4 अधिक। अब परिमाप है 90, तीनों का जोड़ 90 हो गया। x प्लस 5x माइनस 4 और 4x प्लस 4 क्वेश्चन के हिसाब से बराबर है 90। 4 से 4 कट गया, ये 10x हो गया। 10x बराबर 90, x बराबर 9 आ गया। x का मान 9 है और x का मान 9 है तो ये 9 हो गया। ये 45 माइनस 4, ये 41 हो गया। ये 9 चौक 36, 36 और 4 40 हो गया। और हम देखें तो ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर होता है 41 का स्क्वायर। इस वजह से क्षेत्रफल पाइथागोरस पर उससे आ जाएगा सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 9 वो 40 और ये 20 और ये हो गया 180। ये आंसर।
180 डन। हाँ लगा लो, हीरो का सूत्र लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। वरना जरूरत क्या पड़ती है, थोड़ा बहुत ट्रिपलेट याद रखो, फायदा मिलता है। हीरो का सूत्र इतना लंबा जाता है, क्यों इतना लंबा जाएंगे हम लोग, सीधा करेंगे ना। ठीक है चलिए, आज क्लास समाप्त करते हैं। हाँ आज होगी, आज आप लोगों की होगी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास होगी गाइडेंस की। मिलेंगे एक लेक्चर बाद और मिलेंगे। ठीक है चलिए, मिलते हैं आपसे दोबारा मंडे को फिर। हाँ हीरो का सूत्र यार, हीरो का सूत्र तो मुझे लगता है जब आप एकदम परेशान हो ना, कि कोई और तरीका ना हो, तो हीरो का सूत्र लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन है वो, कैलकुलेशन है उसमें, और ज्यादा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो। बढ़िया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल होगी, मिलेंगे आपसे, शेड्यूल कर दूंगा, शेड्यूल नहीं की हुई है, हो जाएगी, ठीक है। ठीक है।